कहानी शुरू होती है 1929 से। जंग खत्म हो चुकी है, दुनिया थकी हुई है। इसी बीच डॉक्टर रिटर और उसकी पत्नी इस आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां वो बाकी जिंदगी गुजारने की उम्मीद करते हैं। रिटर को लिखने का शौक है, वो अपने विचार, अपने अनुभव सब कुछ नोट कर लेता है। जब भी कोई जहाज दूर से गुजरता है वो अपने नोट्स उन तक पहुंचा देता है, जिन्हें बाद में शहर में पढ़ा जाता है। समय उड़कर 3 साल आगे चला जाता है। 1932 में इस आइलैंड पर एक और शख्स आता है, हाइंज। उसके साथ उसकी पत्नी मार्गरेट और छोटा बेटा भी होता है। ये पूरा परिवार यहाँ बसने की उम्मीद लेकर आया है। रिटर उन्हें देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो इस आइलैंड को सिर्फ अपने लिए समझ चुका था। हाइंज बताता है कि रिटर की चिट्ठियां शहर में धूम मचा रही हैं। लोग उसे पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन रिटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजरें सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि ये परिवार यहाँ रहकर उसके शांत जीवन को बदल देगा। हाइंज कहता है कि उसका बेटा शहर के माहौल में बेहद बीमार रहता है, लेकिन इस आइलैंड की हवा उसके लिए अच्छी है, इसलिए वो यहीं बसना चाहता है। रिटर साफ बता देता है कि यहाँ जीना आसान नहीं है, पानी की कड़ी कमी है और खाना खुद उगाना पड़ता है। लेकिन हाइंज और उसका परिवार इस चुनौती को अपनाने के लिए तैयार खड़े हैं। पर हाइंज अब अपना मन बना चुका है। रिटर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वो उन्हें पहाड़ की तरफ ले जाता है जहाँ एक गहरी गुफा है। रिटर ठंडे लहजे में कहता है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा यहीं रह सकते हो, लेकिन चेतावनी साफ है, इस इलाके में जंगली सुअर घूमते हैं। अगर एक बार सामना हो गया तो बचना मुश्किल है। हाइंज इसे खतरे की तरह नहीं, एक नए घर की तरह देखता है और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। रिटर वापस अपने घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी पहले से ही बेचैनी में इंतजार कर रही होती है। वो साफ कहती है कि उसे पसंद नहीं कि लोग इस आइलैंड पर आते जा रहे हैं। रिटर भी आधी रात जैसा सन्नाटा लेकर जवाब देता है कि ये लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। यहाँ जीवन आसान नहीं है, पानी दुर्लभ है, फसलें खिलाना मुश्किल है, वो खुद ही थक कर लौट जाएंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर हल्की राहत आ जाती है। लेकिन अगले ही दिन हाइंज मेहनत में टूट पड़ता है। गर्मी हो या तेज हवा, वो रुकता नहीं। वो एक गहरा गड्ढा बनाता है ताकि बारिश का पानी जमा हो सके और पीने के लिए कुछ भरोसेमंद मिल जाए। मगर इसी बीच मार्गरेट की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। हाइंज घबरा जाता है, लेकिन मार्गरेट मुस्कुराकर बताती है कि वजह डर की नहीं, खुशी की है। वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर हाइंज की आंखों में उम्मीद लौट आती है। उसे लगता है कि शायद ये टापू उनकी किस्मत बदल देगा। दिन गुजरते हैं। एक सुबह जब हाइंज काम में लगा होता है, तभी दूर से गोली चलने की तेज आवाज आती है। हवा कुछ पल के लिए रुक जाती है। रिटर भी घबराकर उसी दिशा में दौड़ता है। दोनों बीच पर पहुंचते हैं और वहाँ नजारा बिल्कुल अलग होता है। एक लड़की एलियोस अपने 2 प्रेमियों और एक नौकर के साथ टापू पर उतरी है। वो इस जगह को देखकर फूली नहीं समा रही। उसकी आंखों में चमक है, जैसे किसी नए साम्राज्य की शुरुआत देख रही हो। वो बिना सोचे समझे फैसला करती है कि यहीं एक होटल बनाएगी। अमीर लोग आएंगे, छुट्टियां मनाएंगे और ये आइलैंड उसका छोटा सा स्वर्ग बन जाएगा। फिर वो रिटर के घर जाती है। उसे देखकर वो ऐसे मुस्कुराती है जैसे कोई पुरानी कहानी सामने आ गई हो। वो रिटर की खूब तारीफ करती है, कहती है कि तुमने इस पूरे आइलैंड को जीवन दिया है, तुम यहाँ के असली मालिक हो। लेकिन रिटर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं। उसकी आंखों में बस एक डर है, डर की ये जगह जिसे उसने और उसकी पत्नी ने अपने अकेलेपन के लिए चुना था, अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। रिटर उससे पूछता है कि तुमने कहाँ ठहरा है। एलियोस बड़ी मासूमियत से बताती है कि वो बीच पर रुकी है। ये सुनकर रिटर का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। वो कहता है कि बीच सुरक्षित नहीं है, तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए। उसके शब्द सुनकर एलियोस और उसके दोनों लवर्स साथ आए सर्वेंट के साथ उस जगह की ओर बढ़ जाते हैं जहाँ हाइंज का छोटा सा घर है। लेकिन वहाँ पहुंचते ही एलियोस ऐसी हरकत कर बैठती है जो माहौल को पल भर में बदल देती है। वो उसी पानी के गड्ढे में नहाना शुरू कर देती है जिसे हाइंज ने अपनी गर्भवती पत्नी और बच्चे के लिए पीने का पानी जमा करने के लिए बनाया था। हाइंज जब ये देखता है तो उसका खून खौल उठता है। वो लगभग चिल्ला